बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 11 में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मेन मेमोरी के ऊपर होंगे। आज हम मेन मेमोरी के ऊपर बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स, हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन, एड्रेस बाइंडिंग, लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेसेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मेन मेमोरी के बारे में देख लेते हैं कि मेन मेमोरी बेसिकली हमारे पास क्या होती है। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर में कई किस्म की मेमोरी मौजूद होती है। एक हमारे पास मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये बेसिकली लार्ज स्टोरेज होती है, लेकिन ये स्लो एक्सेस मेमोरी होती है। इस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारी सारा जो डाटा होता है वो बेसिकली रिजाइड कर रहा होता है, जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या USB, CDs, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर शामिल होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी के बाद हमारे पास जो दूसरी मेमोरी आती है, इसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी से एग्जीक्यूट होनी होती है वो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ आती है। उस सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जहाँ पे भी वो डाटा मौजूद है, वहाँ से डाटा का एड्रेस जो है वो मेन मेमोरी में कॉपी होता है। और मेन मेमोरी के बाद हमारे पास एक और मेमोरी जो CPU और मेन मेमोरी के दरमियान में, यानी कि रैम के दरमियान मौजूद होती है, उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है और फास्ट होती है। इसके अंदर जो मोस्ट रीसेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके एड्रेसेस इस कैश मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी में इस वक्त एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेसेस मेन मेमोरी में, और जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उसके एड्रेसेस कैश मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है वो काम कर रही होती है। बेसिकली जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है वो फिज़िकल मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। बेसिकली हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मेमोरी जो होती है वो हमारे पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो हमारे पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो मेमोरी है वो सेंट्रल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। हमारे पास अगर हम मेमोरी को देखें तो मेमोरी बेसिकली हमारे पास वर्ड्स या बाइट्स का एक एरे मौजूद होता है, और हर जो हमारे पास बाइट और एड्रेस होता है वो उसका बेसिकली एक एड्रेस होता है। यानी मेमोरी जो होती है वो एक एरे की सूरत में होती है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे बाइट्स और वर्ड्स जो होते हैं वो अरेंज किए गए होते हैं। अब CPU हमारे पास किस तरह से काम करता है। CPU जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेमोरी में से, यानी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो मेन मेमोरी में मौजूद होती हैं। CPU वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है अपने पास। अब CPU के पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद होती हैं। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद होता है। तो जैसे ही CPU अपने प्रोग्राम काउंटर में से कोई भी वैल्यू देखता है तो प्रोग्राम काउंटर मेमोरी में से, यानी रैम में से, उसके एड्रेस की वैल्यू में से इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो अपने पास फैच कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का साइकिल होता है वो उसके 3 स्टेप्स हैं, जिसके अंदर फैच होता है, डिकोड होता है और एग्जीक्यूशन होती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेन मेमोरी में से। जो भी इंस्ट्रक्शन चलनी होती है वो हमेशा मेन मेमोरी में मौजूद होती है। CPU प्रोग्राम काउंटर की मदद से सबसे पहले मेन मेमोरी में से उन इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लेकर आता है। CPU के पास प्रोग्राम काउंटर के अलावा और बहुत से रजिस्टर्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर CPU उस इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकता है। जो पहला स्टेप, जैसे ही इंस्ट्रक्शंस
मेन मेमोरी में से उसके पास फैच हो जाती हैं। दूसरे स्टेप के ऊपर इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया जाता है। डीकोड से मुराद ये है कि उसके लिए जोन से ऑपरेंड चाहिए या जो उसको रिक्वायरमेंट्स हैं उस इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी मेमोरी के अंदर फैच की जाती हैं। जब वो सारी इंस्ट्रक्शंस फैच हो जाती हैं तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे ही तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर पहुँच जाती हैं तो ऑपरेंड्स के समेत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और जो रिज़ल्ट होता है उसको दोबारा से मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2+2 को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर जहाँ पर 2 और हमारा जो दूसरा डाटा 2 मौजूद है उसको सबसे पहले मेन मेमोरी से CPU के अंदर फैच किया जाएगा। डीकोड के अंदर जो ऑपरेंड है वो बेसिकली प्लस का है, तो 2 प्लस के ऑपरेंड को लाया जाएगा और उन दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उनको आपस में ऐड किया जाएगा। अब दोनों को ऐड करने की सूरत में हमारे पास एक नया रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा या नई वैल्यू 4 है, जिसको दोबारा से मेन मेमोरी के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो CPU होता है वो अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कंप्लीट करता है। और हमारे पास जो मेमोरी यूनिट होता है बेसिकली वहाँ उसके पास जो मेमोरी एड्रेसेस होती हैं उसकी एक लाइन लगी हुई होती है और मेमोरी बेसिकली मेमोरी को इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पास जो एड्रेसेस हैं उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है या वो किन चीज़ों के लिए वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो CPU उन एड्रेसेस को मेन मेमोरी में से फैच करता है, उसी के हिसाब से डीकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे पास बेसिक हार्डवेयर के बारे में। बेसिकली हमारे पास मेन मेमोरी और रजिस्टर्स होते हैं। ये मेन मेमोरी और जो रजिस्टर्स होते हैं ये CPU इन दोनों चीज़ों को, मेन मेमोरी को और उसके जो अपने रजिस्टर्स होते हैं, इनको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है। तो CPU के पास जो एक्सेस करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक CPU के अंदर रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, दूसरा उसके पास मेन मेमोरी होती है जहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस उठा रहा होता है। बेसिकली हमारे पास मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस की सूरत में होती हैं और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। हमारे पास इसके लिए जो भी डाटा हमें इसके इंस्ट्रक्शंस के लिए चाहिए होता है वो सारा का सारा डाटा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो डाटा जिसके ऊपर CPU काम कर रहा है अगर वो उस वक्त मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है तो उसको मूव किया जाता है इससे पहले कि CPU उनके ऊपर ऑपरेट करे। यानी कोई इंस्ट्रक्शन CPU किसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सबसे पहले मेन मेमोरी में और उसके बाद मेन मेमोरी से CPU के रजिस्टर्स के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस का पहुंचना ज़रूरी होता है। अगर इंस्ट्रक्शंस CPU के रजिस्टर्स में मौजूद नहीं है तो उसको मेन मेमोरी से लाया जाएगा और अगर इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है तो मेन मेमोरी से जो प्राइमरी स्टोरेज है वहाँ से डाटा को फैच किया जाएगा। बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं ये CPU के अंदर बने बनाए बिल्ट इन होते हैं और CPU जो होता है आम तौर पे एक साइकिल के अंदर वन साइकिल ऑफ CPU क्लॉक के अंदर यानी एक CPU क्लॉक के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेता है या उनको एक्सेस कर सकता है। और हमारे पास ज़्यादातर जो CPUs हैं वो इंस्ट्रक्शंस को जब डीकोड करते हैं या सिंपल ऑपरेशंस जब उनके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं तो उसके लिए भी उसको एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो ऑपरेशन पर क्लॉक टिक जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो CPU जब 1 क्लॉक टिक करता है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लेता है। हमारे पास बाज़ जो मेमोरीज़ हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और वो एक से ज़्यादा साइकिल या CPU क्लॉक भी ले सकती हैं। इस सूरत हाल में जो प्रोसेस हैं उन सबको एक मेमोरी की सूरत में या स्टॉल की सूरत में वो सेव कर दिया जाता है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो उस वक्त सारी की सारी मौजूद नहीं होती
जिनको उसने एग्जीक्यूट करना होता है, तो एक हमारे पास मेमोरी बन जाती है या एक लाइन बन जाती है जिसके अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो महफूज कर ली जाती हैं और बारी बारी सारी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेमोरी रेंज होता है उसके लिए हम दो रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, एक को हम बेस और दूसरे को लिमिट रजिस्टर्स कहते हैं। हमारे पास जो लीगल एड्रेसेस होते हैं जिनको प्रोसेस करना होता है और जिनको एक्सेस किया जा रहा होता है, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोसेस हैं वो सिर्फ लीगल एड्रेसेस तक ही एक्सेस किए जाएं, यानी कोई एक इंस्ट्रक्शन है उसकी जो लिमिट है सिर्फ वहीं तक ही प्रोसेसर जो है एड्रेसेस को एक्सेस करे, उससे ज़्यादा या उसके कम एड्रेसेस को एक्सेस ना किया जाए। इसके लिए हमारे पास बेस और लिमिट रजिस्टर्स होते हैं। तो ये हमें बेस और लिमिट रजिस्टर्स बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये दो रजिस्टर्स जिनको हम बेस और लिमिट रजिस्टर कहते हैं। तो बेसिकली जो बेस रजिस्टर्स है ये हमारे पास होल्ड करता है स्मॉलेस्ट लीगल फिज़िकल मेमोरी एड्रेस, वो सबसे पहला या सबसे छोटा फिज़िकल मेमोरी एड्रेस जहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट हो रही होती हैं। और जो हमारे पास लिमिट रजिस्टर्स है ये बेसिकली स्पेसिफाई द साइज़ ऑफ द रेंज, कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ तक चलेगी, उसका आखिरी या जो उसका एंड होता है वो बेसिकली लिमिट रजिस्टर के पास मौजूद होता है। हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक हमारे पास बेस रजिस्टर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास 30040 और हमारे पास उसकी जो लिमिट है वो 120900 है। तो यहाँ से हमारे पास जो बेस रजिस्टर है उसका स्टार्टिंग ये है और उसकी जो लिमिट है वो बेसिकली है। अब जो प्रोग्राम है जब उसको एक्सेस करेगा उसके पास जो एड्रेसेस होंगे वो 30040 से लेकर 420939 तक हमारे पास मौजूद होंगे। तो इनके दरमियान में ही जो हमारे पास लिमिट और बेस रजिस्टर है इसके दरमियान में जितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी ये उनको एक्सेस करेगा। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी या इसके बाद की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उनको एक्सेस नहीं करेगा। तो इससे जो इंस्ट्रक्शन जिसको हम CPU एग्जीक्यूट करना चाह रहा है सिर्फ उसी इंस्ट्रक्शन को बेस और लिमिट रजिस्टर की मदद से एक्सेस कर पाएगा। हमारे पास जो है बेस और लिमिट रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास बेसिकली एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिखाते हैं और CPU जो है वो हमेशा मेमोरी को चेक करता है और जैसी वो जनरेट होती है यूज़र मोड के अंदर, और इस बात को इंश्योर करता है कि जो जिस डाटा को CPU एक्सेस कर रहा है वो बेसिकली बेस और लिमिट रजिस्टर के दरमियान में ही हो और एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र के जो एड्रेस है उसके वो एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक लिमिट रजिस्टर है, आपके पास ये यहाँ पर है और ये एक बेस रजिस्टर है। तो ये जो बेस और लिमिट के दरमियान में जो एक प्रोसेस है जब CPU इसको एक्सेस करेगा ये कंप्लीट एक यूज़र प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे पास एक और दूसरा यूज़र प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस की कोई भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर शामिल नहीं होगी, या जब इंस्ट्रक्शंस चलेंगी तो कभी भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसकी लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। तो जो प्रोसेसेस हैं, अब क्योंकि इस मेन मेमोरी के पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बाइनरी के अंदर मौजूद हैं और हर वक्त इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, तो इसके लिए बेस और लिमिट रजिस्टर इंश्योर करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है और उसका एंड कहाँ पर होता है। अब हमारे पास हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन की बात आ जाती है। बेसिकली हम मेमोरी जो की प्रोटेक्शन, मेमोरी की जो स्पेस है उसकी प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, उसको हम एकम्प्लिश करते हैं CPU के हार्डवेयर से, कि CPU का जो हार्डवेयर है वो जो हमारे पास एड्रेसेस जनरेट हो रहे होते हैं वो दो तरीक़ों से हो रहे होते हैं, या तो वो यूज़र मोड में हो रहे होते हैं और या रजिस्टर्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो भी प्रोग्राम की जब भी प्रोग्राम को अटेम्प्ट किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़र मोड के अंदर, तो हमेशा उसको एक्सेस जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से ही किया जा सकता है, या हमारे पास जो दूसरे यूज़र्स हैं वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र जो है वो किसी दूसरे यूज़र के ऑपरेटिंग सिस्टम या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तो उसके लिए हमारे पास जो फैटल एरर्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं।
तो ये जैसे ही एक यूज़र दूसरे यूज़र को एक्सेस करता है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फ़ौरन से उसको प्रोग्राम को चेक करता है। तो ये जो स्कीम होती है ये प्रिवेंट करती है कि आपके पास एक जो यूज़र प्रोग्राम है वो एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली मॉडिफाई ना हो जाए, या उसका कोड और डाटा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र के साथ एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली चेंज ना हो जाए, या उनका डाटा जो है वो उसमें मिक्स ना हो जाए। तो इसके ज़रिए से हमारे पास इसको हार्डवेयर को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब इसमें जो हमारे पास बेस और लिमिट रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड कर सकता है। यानी जो बेस और लिमिट रजिस्टर्स होंगे इनको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड करेगा, और जिसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक स्पेशल प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। जैसे ही हमारे पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, और ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कर्नल मोड के अंदर ही एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी सिर्फ कर्नल मोड ही प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल मोड के अंदर चलता है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेस और लिमिट रजिस्टर को लोड करेगा। यानी हमारे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की मदद से बेस और लिमिट रजिस्टर्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो कोई भी दूसरा यूज़र जो है वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंस्ट्रक्शन का लोड और लिमिट रजिस्टर्स को इस्तेमाल या एग्जीक्यूट नहीं करवा सकेगा। तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वैल्यू को चेंज करना जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं होता। तो इसकी मदद से हमारे जो यूज़र्स प्रोग्राम्स होते हैं वो रजिस्टर की चेंजिंग से या प्रोग्राम की चेंजिंग से महफूज रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा जो है वो कर्नल मोड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और हमारे पास उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाता है दोनों के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी के लिए और यूज़र्स के लिए। जो हमारे पास इसकी मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ कर सकते हैं कि जो यूज़र्स के प्रोग्राम हैं उनको यूज़र्स मेमोरी के अंदर लोड किया जा सके, और जो हमारे पास अगर किसी भी एरर की सूरत में उसके पास एड्रेसेस हैं उनको देखा जा सके। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास एक CPU है और यहाँ पर मेन मेमोरी है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस और लिमिट रजिस्टर के दरमियान में ही जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ही सिर्फ CPU एक्सेस कर पाएगा। तो किसी भी यूज़र का एक बेस और एक लिमिट रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू से कम और उसकी वैल्यू से ज़्यादा के दरमियान में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी की सारी CPU उनको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही बेस या लिमिट से आउट होगा तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो इसकी मदद से हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी लिमिट और बेस के अंदर कम्प्लीटली अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन की लिमिट ख़त्म होने के बाद जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे पता चल जाता है कि यहाँ से दूसरी इंस्ट्रक्शन या दूसरे यूज़र की कमांड्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसके लिए हम एड्रेस बाइंडिंग करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो डिस्क के अंदर अगर हम देखें तो वो बेसिकली बाइनरी के एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल की सूरत में मौजूद होता है। तो और उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोग्राम को जो हमारे पास वो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनको मेमोरी के अंदर लाना, उसको लोड करना ज़रूरी होता है, और इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो दरकार होता है। अब अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो जो प्रोसेस वो प्रोसेस जो मूव करता है डिस्क और मेमोरी की तरफ, यानी इंस्ट्रक्शन को आपके पास डिस्क से मेमोरी की तरफ लेकर आता है एग्जीक्यूशन के दौरान में, और ये जो प्रोसेस है जो हमारे पास डिस्क में है जो इंतज़ार कर रहा होता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी के पास आ जाए इंस्ट्रक्शन के लिए इनपुट क्यू से। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल इनपुट क्यू के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं, तो जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास इनपुट क्यू के अंदर मौजूद होती हैं वो वहाँ से मेन मेमोरी की तरफ जाती हैं, और मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो CPU की तरफ मूव कर दी जाती हैं। जो हमारे पास नॉर्मल प्रोसीजर है
किसी भी प्रोसेस को सिलेक्ट करने का इनपुट क्यू से वो हमारे पास होता है उस इंस्ट्रक्शन को लोड करना, जो भी आप इंस्ट्रक्शन चलाना चाह रहे हैं उसको लोड करना। जैसे ही हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करते हैं और जो भी डाटा उस मेमोरी के अंदर मौजूद होता है उसको एक्सेस करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो प्रोसेस है वो उस वक्त टर्मिनेट हो जाता है जब हमारे पास जो मेमोरी स्पेस होती है वो आपके पास कंप्लीट हो जाती है यहाँ। और जैसे ही आपके पास वो एक डाटा उसमें से इंस्ट्रक्शन सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर जो हमारे पास मेमोरी को अवेलेबल डिक्लेयर कर लिया जाता है और उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो उसके अंदर भेज दी जाती है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। हमारे पास जो एड्रेस स्पेस होती है कंप्यूटर की वो आमतौर पे 00000 से स्टार्ट होती है और इस जो हमारे पास पहला एड्रेस होता है इसको हम यूज़र प्रोसेस, इसमें यूज़र प्रोसेसेस नहीं शामिल नहीं होते। ये जो हमारे पास है इस अप्रोच की मदद से जो एड्रेसेस होते हैं यूज़र प्रोग्राम के वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे केसेस में जो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम यूज़र के प्रोग्राम को चला सकते हैं। और हमारे पास जो कंपाइलर है वो टिपिकली हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं उनको हम सिंबॉलिक एड्रेसेस कहते हैं, वो उनको री एलोकेटेबल एड्रेसेस के अंदर उनको बाइंड कर रहा होता है। इसी तरह जो हमारे पास एडिटर्स होते हैं या जो लोडर्स होते हैं वो इन री एलोकेटेबल एड्रेसेस को एब्सोल्यूट एड्रेसेस की तरफ बाइंड कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास बाइंडिंग प्रोसेस है ये हमारे पास एड्रेस बाइंडिंग है। 3 तरह के हमारे पास स्टेप्स होते हैं। पहला एड्रेस बाइंडिंग के अंदर हमारे पास एक एड्रेस बाइंडिंग होती है कंपाइल टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल जिस टाइम आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं और आपको ये मालूम है कि प्रोसेस कहाँ पर मेमोरी में कहाँ प्रोसेस किस जगह के ऊपर मौजूद होगा तो आपके पास जो एब्सोल्यूट कोड है उसको जनरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पता है कि एक प्रोसेस है वो आपके पास उसकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो R होगी, तो हमारे पास जो कंपाइलर कोड को जनरेट करेगा वो आपके पास जो स्टार्ट लोकेशन होगी वो आपके पास वहाँ तक उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बाद में जो अपने स्टार्टिंग लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको दोबारा से रिकम्पाइल उस कोड को किया जाता है। जो हमारे पास MS-DOT.com फॉर्मेट प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी कंपाइल टाइम के दरमियान में उसको देख लेते हैं। नहीं, आपके पास एक इंस्ट्रक्शन R से स्टार्ट होती है, R से लेकर जहाँ तक उसने एंड होना है R से लेकर वहाँ तक एक लिमिट रख दी जाती है। ये उस सूरत में है कि अगर हमें मालूम हो कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी में किस जगह के ऊपर मौजूद है। दूसरा मेथड हमारे पास लोड टाइम के ऊपर होता है। अगर हमें इस बात के बारे में पता नहीं है कि कंपाइल टाइम के अंदर जो प्रोसेसेस है वो मेमोरी में कहाँ पर मौजूद होंगे तो जो कंपाइलर है वो आपके पास री एलोकेटेबल कोड जनरेट करेगा। इस सूरत हाल में जो हमारे पास फाइनल बाइंडिंग होगी उसको डिले कर दिया जाएगा यहाँ तक कि हमारा जो लोडिंग का टाइम है वो कंप्लीट हो जाए। और आपके पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है अगर वो चेंज हो जाता है तो हमें उसको रीलोड करना होगा यूज़र कोड को, ताकि उसकी जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उसको साथ में देखा जा सके। और तीसरा हमारे पास होता है एग्जीक्यूटेबल टाइम। और अगर आपके पास प्रोसेस जो है हमारे पास एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज हो जाए एक मेमोरी सेगमेंट से किसी दूसरी मेमोरी सेगमेंट के ऊपर, तो बाइंडिंग उसको डिले किया जाता है जब तक कि आप वो कम्प्लीटली रन ना हो जाए। इसके लिए जो स्पेशल हार्डवेयर्स अवेलेबल होते हैं ताकि वो इस स्कीम के ऊपर काम कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास आपके पास कंपाइल है या आपके पास कोई भी सोर्स प्रोग्राम है तो ये सबसे पहले कंपाइल होता है या असेंबलर के पास जाता है, तो ये बेसिकली कंपाइल टाइम होता है। और जैसे ही ये कंपाइल होता है इसके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं। आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं या आपने कोई फंक्शंस इसके साथ कॉल किए हैं तो इसके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट के मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे ही आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाती है। लोडिंग के अंदर सबसे पहला प्रोसेस लिंकिंग का है। बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके इस कोड के साथ लिंक कर रहे होते हैं और जैसे ही वो लिंकेज कंप्लीट होती है तो वो लोड कर देता है उस मॉड्यूल को और सिस्टम लाइब्रेरी के मदद से उसको लोडर के ऊपर या मेमोरी के ऊपर, मेन मेमोरी के ऊपर उसको लोड कर दिया जाता है। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के ऊपर लोड हो जाती है तो फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। आपके पास जो मेमोरी होती है जो उसने उसको रेंज दी होती है
मेमोरी का है, वहाँ पर आपके पास जो लाइब्रेरीज़ हैं या जो जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी वो उसमें एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। अब हम लॉजिकल फिजिकल एड्रेस की बात, स्पेस की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो एड्रेस सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है, उस सीपीयू का जो एड्रेस जनरेट होता है उसको बेसिकली हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। यानी सीपीयू जब भी किसी एड्रेस को जनरेट करेगा तो वो लॉजिकल एड्रेस कहलाएगा। जबकि हमारे पास जो मेमोरी होती है, जो मेमोरी यूनिट होता है, वो हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस होता है या हमारे पास मेमोरी का जो रजिस्टर होता है उसको हम फिज़िकल एड्रेस कहते हैं। तो मेन मेमोरी से जो एड्रेसेस जनरेट हो रहे होते हैं वो फिज़िकल एड्रेस कहलाते हैं, और जो सीपीयू से जो एड्रेसेस जनरेट हो रहे होते हैं वो लॉजिकल एड्रेस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जब कंपाइल किया जा रहा होता है या लोडिंग टाइम होती है तो एड्रेस बाइंडिंग का जो होता है वो इस तरीके से बाइंड किया जा रहा होता है कि हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस हैं ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं, यानी दोनों के एड्रेसेस आइडेंटिकली दोनों के सेम रखे जाते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम के दौरान में हमारे पास जो बाइंडिंग स्कीम है वो हमारे पास हो सकता है कि उस दौरान में हमारे पास लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेस कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन के दौरान में आपके पास लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेसेस डिफरेंट हों तो हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं उनको हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। तो हम लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेसेस को हम एक ही नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास जितने भी लॉजिकल एड्रेसेस हैं वो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस में होते हैं, और जो हमारे पास सारे जो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं वो बेसिकली उन्हीं लॉजिकल एड्रेसेस को या फिज़िकल एड्रेसेस को ही क्रॉसपॉन्ड कर रहे होते हैं। तो जो बेसिकली फ़िज़िकल एड्रेसेस या लॉजिकल एड्रेसेस एक ही जगह के ऊपर मौजूद होते हैं या एक ही एड्रेस को वो रिज़ाइड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जब भी हम एग्जीक्यूशन किसी भी इंस्ट्रक्शन की हो रही होती है तो हमारे पास जो बाइंडिंग स्कीम है, जो लॉजिकल और फिज़िकल स्पेस जो है वो हो सकता है डिफरेंट हो। तो इसके लिए हमारे पास मैपिंग करने के लिए जो फिज़िकल और लॉजिकल एड्रेसेस हैं इनकी मैपिंग करने के लिए हमें एक फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए होता है, और ये बेसिकली हमारे पास एक हार्डवेयर होता है जिसको हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, एमएमयू कहते हैं। ये एमएमयू जो है ये बेसिकली फ़िज़िकल और लॉजिकल एड्रेसेस जो होते हैं उनकी आपस में बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक सीपीयू है, मेमोरी है, यहाँ पर फिज़िकल एड्रेस है, इसका 14346 है, तो ये आपके पास फ़िज़िकल एड्रेस है। जबकि लॉजिकल एड्रेस जो है वो सीपीयू ने 346 जनरेट किया है। तो हमारे पास जो रीलोकेशन रजिस्टर है वो 14000 है, तो 14000 और 346 इसके अंदर ऐड कर लें तो हमारे पास जो फिज़िकल है 14346 जो है ये जनरेट हो जाएगा। तो ये जो एमएमयू है ये बेसिकली लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेसेस को आपस में इनकी बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।